आइए मानव शरीर में परिवहन को समझें। परिवहन का अर्थ होता है चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाना। और ये काम हमारे रक्त के द्वारा किया जाता है। रक्त को इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि वह कोशिकाओं तक भोजन, ऑक्सीजन और ज़रूरी चीज़ों को पहुंचा सके और वहां से अब बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचा सके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक, नाइट्रोजनी अपशिष्ट को वृक्क तक, ताकि उन्हें बाहर किया जा सके। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण काम ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है ताकि ऊर्जा उत्पन्न हो सके। इसीलिए हम ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। कोशिकाओं में इस ऑक्सीजन की सहायता से भोजन को तोड़ा जाता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिसे शरीर से बाहर करने की ज़रूरत होती है। और यही कारण है कि रक्त को पंप करने की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए हमारे शरीर में हृदय होता है जो रक्त को पंप करने का काम करता है। तो आइए देखते हैं कि हमारा हृदय कैसे बना होता है पहले, फिर उसके बाद उसकी कार्यप्रणाली को समझेंगे। तो हमारा हृदय यहाँ पर दो भागों में आपको दिख रहा होगा। ये नीला भाग अशुद्ध रक्त को पंप करता है और ये जो लाल भाग है वो शुद्ध रक्त को पंप करता है। इसीलिए हमारे हृदय का जो परिसंचरण तंत्र है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसमें रक्त दो बार प्रवेश करता है, एक बार अशुद्ध रक्त को पंप करने के लिए और दूसरी बार शुद्ध रक्त को पंप करने के लिए। ध्यान रहे कि हमारे रक्त का रंग नीला नहीं होता। यहाँ हमने नीले रंग का उपयोग केवल परिसंचरण तंत्र को आसानी से समझने के लिए किया है। यहाँ हृदय के जो ये दोनों ऊपर वाले भाग हैं इन्हें अलिंद कहा जाता है, अंग्रेजी में एट्रियम कहा जाता है। और इसी तरह से जो ये नीचे के दो भाग हैं इन्हें निलय कहा जाता है, अंग्रेजी में हम इन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये बायां वाला भाग है, चूंकि ये दोनों अंग बाएं भाग में पड़ रहे हैं इसलिए बायां अलिंद और बायां निलय कहलाएगा। और ये दोनों दाईं तरफ पड़ रहे हैं इसलिए इन्हें हम दायां अलिंद और दायां निलय कहते हैं। तो ये हमारे हृदय की संरचना होती है। अब समझते हैं कि इसमें रक्त को जो पंप करता है हृदय वो कैसे करता है। तो हम शुरू करते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? जब हम वायुमंडल से सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े रक्त में ऑक्सीजन मिला देते हैं। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त शिराओं से होते हुए हृदय में प्रवेश करता है और जब वो हृदय में प्रवेश करता है तो पहले वो अलिंद में जाता है। ध्यान रखेंगे कि रक्त हमेशा शिराओं के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। यहाँ पर रक्त पहले अलिंद में प्रवेश करता है, इसके बाद जब निलय फैलता है तो ये रक्त निलय में चला जाता है और जब निलय संकुचित होता है तो यह रक्त निलय से बाहर निकलता है और धमनियों के माध्यम से होता हुआ हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। चूंकि ये रक्त फेफड़ों से आ रहा है इसलिए इस रक्त के पास ऑक्सीजन होती है और ये ऑक्सीजन रक्त हमारे शरीर के सभी अंगों में कोशिकाओं को दे देता है। कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो भोजन को तोड़ता है इस ऑक्सीजन की सहायता से, जिसमें ऊर्जा बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से रक्त को दे दिया जाता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर रक्त पुनः शिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। चूँकि ये अशुद्ध रक्त है इसलिए हमारे हृदय के उस भाग में जाएगा जहाँ पे अशुद्ध रक्त को पंप किया जा रहा है, यानी कि ये फिर से अलिंद में प्रवेश करेगा और अलिंद में प्रवेश करने के बाद जब यहाँ नीचे निलय फैलता है तो ये निलय में चला जाता है। इसके बाद निलय संकुचित होता है तो ये रक्त फिर वापस धमनियों के माध्यम से बाहर निकलता है और हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है। चूँकि ये अशुद्ध रक्त है इसलिए इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो फेफड़ों को दे दी जाती है, जिसे फेफड़ों के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है और रक्त को शुद्ध करके उसमें फिर से ऑक्सीजन मिला दी जाती है। तो इस तरह से हमारा जो अशुद्ध रक्त है वो शुद्ध हो जाता है और शरीर में पंप करता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान रखने की है वो ये कि हृदय में जो रक्त है हमेशा धमनियों से निकलता है। आप देख सकते हैं यहाँ से निकल रहा है, ये एक धमनी है, यहाँ से निकल रहा है, ये एक धमनी है। ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है इसलिए इसे हम महाधमनी कहते हैं। इसी तरह रक्त शिराओं के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। तो ये भी एक सिरा है, ये भी एक सिरा है, ये भी एक सिरा होगी। ये सबसे बड़ी सिरा होती है हृदय की इसलिए इसे हम महासिरा कहते हैं। धमनियों की विशेषता ये है कि ये हृदय से सभी अंगों तक रक्त पहुंचाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी धमनी है
और हृदय से सभी अंगों तक रक्त पहुंचाती है। और इसी कारण से ये वाला जो निलय होता है इसे काफ़ी ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, क्योंकि इसे काफ़ी तेज़ी से पंप करना होता है, क्योंकि पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाना होता है। और इन धमनियों में शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है। धमनी कौन सी होती है? जो हृदय से बाहर निकलती है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि ये धमनी भी हृदय से बाहर निकल रही है, रक्त बाहर निकल रहा है, लेकिन ये फेफड़े तक जा रही है और इसमें अशुद्ध रक्त होता है। इसे हम फुफ्फुस धमनी कहते हैं। तो ये बाकी धमनियों का अपवाद है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसी तरह से यदि हम शिराओं की बात करें तो शिराएं अंगों से हृदय तक पहुंचती हैं। आप देख सकते हैं ये एक शिरा है जो अंग से हृदय तक पहुंचती है और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त होता है जिसे फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी अंग है फेफड़ा, और इससे हृदय तक ये जो रक्तवाहिका पहुंच रही है ये भी शिरा है। तो ये भी अपवाद है, क्योंकि ये फेफड़ों से आ रही है इसलिए इसमें शुद्ध रक्त होगा। आमतौर पर शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, तो इसे हम फुफ्फुस शिरा बोलते हैं। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन को हृदय तक ले जाती है, यानी कि शुद्ध रक्त को ले जाती है। अब जब रक्त इन रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है तो आगे जाकर ये रक्त वाहिकाएं छोटी छोटी केशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। इन केशिकाओं से रक्त का प्लाज्मा कुछ मात्रा में बाहर निकल जाता है और इस प्लाज्मा को ही हम लसिका कहते हैं। ये आमतौर पर रंगहीन होता है और इसके लिए हमारे शरीर में एक अलग तंत्र होता है जिसे हम लसिका वाहिकाएं कहते हैं। ये जो लसिका वाहिकाएं होती हैं अंत में बड़ी शिराओं में मिल जाती हैं और इस तरह से ये जो प्लाज्मा होता है वो रक्त में चला जाता है, ये रक्त में वापस चला जाता है। लसिका तंत्र में हमें कुछ छोटी छोटी ग्रंथियां भी मिलती हैं जिन्हें हम लिम्फ नोड कहते हैं। ये ग्रंथियां हमें संक्रमण से बचाती हैं, यानी कि यदि इस रक्त प्लाज्मा में कोई बैक्टीरिया या वायरस आ गया है तो उसे नष्ट करने का काम करती हैं और हमारी सुरक्षा करती हैं। तो इस तरह से हमारा हृदय परिसंचरण तंत्र काम करता है। आइए अब पौधों में परिवहन को समझते हैं। तो पौधों में परिवहन काफ़ी सरल और धीमा होता है, क्योंकि इनकी ऊर्जा की आवश्यकताएं कम होती हैं। इनमें परिवहन संवहनी ऊतकों जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होता है। तो ये जाइलम ऊतक है, यह मुख्य रूप से दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। एक जिन्हें हम वाहिनिकाएं या ट्रैकिड्स कहते हैं, ये लंबी और पतली कोशिकाएं होती हैं, और दूसरा वाहिकाएं जिन्हें हम वेसल्स कहते हैं, ये वाहिनिकाओं की तुलना में छोटी किंतु चौड़ी होती हैं। वाहिकाएं खोखली नलिका की तरह होती हैं जिनमें आसानी से परिवहन हो सकता है। जाइलम ऊतकों के माध्यम से जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है। जड़ों के माध्यम से पौधे जल को अवशोषित करते हैं और उनमें घुले हुए खनिज लवण परिवहित किए जाते हैं, और इसीलिए इससे होने वाला परिवहन एक दिशा में यानी ऊपर की तरफ होता है। इसी तरह फ्लोएम ऊतक भी मुख्य रूप से दो तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। एक चालनी नलिकाएं जिन्हें हम सीव ट्यूब्स कहते हैं, और दूसरा साथी कोशिकाएं जिन्हें हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं। ये दोनों ही जीवित कोशिकाएं होती हैं। साथी कोशिकाएं चालनी नलिकाओं को परिवहन में और जीवित रहने में मदद करती हैं। फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पत्तियां भोजन बनाती हैं और इसी तरह के जो अन्य उत्पाद होते हैं उनका परिवहन होता है। चूँकि भोजन की ज़रूरत पौधों को सभी भागों में हो सकती है, इसलिए यह परिवहन सभी दिशाओं में, या हम कह सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है। अब आइए देखते हैं कि इन दोनों में परिवहन होता कैसे है। तो जाइलम में परिवहन दो तरीके से होता है। एक तो जब जड़ें जल को अवशोषित करती हैं तो इससे ऊपर की ओर दाब उत्पन्न होता है जिससे स्वतः ही परिवहन होता है, लेकिन ये दाब काफ़ी मामूली होता है और पौधों के सबसे ऊपरी भागों तक जल और खनिज पदार्थों को पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसलिए पौधे दूसरी विधि का उपयोग करते हैं अपने सबसे ऊपरी भागों तक जल को पहुंचाने के लिए। वह होता है पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। ये सूर्य के प्रकाश में स्वतः होती है, इसलिए यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। वास्तव में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो जल की हानि करते हैं, जिससे जल का खिंचाव ऊपर की ओर उत्पन्न होता है और जल का परिवहन होता है। चूँकि ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश में स्वतः होती है, इसीलिए जाइलम ऊतकों की कोशिकाएं हमें
मृत देखने को मिलती हैं। इन्हें जीवित रहने के लिए, कार्य करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में सक्रिय परिवहन होता है जिसमें एटीपी की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इनमें जो चालनी कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं और एटीपी की ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन करती हैं। इसी एटीपी की ऊर्जा के माध्यम से इन चालनी कोशिकाओं में भोजन को स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे इनके भीतर भोजन की सांद्रता बढ़ जाती है और परासरण दाब बढ़ जाता है। इस दाब के बढ़ने के कारण जाइलम कोशिकाओं से पानी यहाँ पर आ जाता है और फिर यही दाब भोजन को निम्न दाब वाले स्थानों तक पहुँचा देता है। तो इस तरह से पौधों में जाइलम और फ्लोएम ऊतक परिवहन में मदद करते हैं।